आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो समाकलन किसे कहते हैं? पहले हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है यानी कि विपरीत होता है। इससे y बराबर fx है तो इसका हम लोग अवकलन का ज्ञात करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष। तो क्या होगा f डैश x, या मान लीजिए कि tan x का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो आपसे पूछा जाए कि sec स्क्वायर x किसका अवकलन है या किसका अवकलज है, यानी कि sec स्क्वायर x से आपको tan x प्राप्त करने को बोला जाए या f डैश x से fx प्राप्त करने को बोला जाए, तो आप क्या कीजिएगा, रिवर्स चलिएगा, इसका उल्टा यानी विपरीत चलिएगा। विपरीत चलिएगा तब ना आएगा, यानी कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो हमें ये वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। जैसे f डैश x का x के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे यानी कि समाकलन निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हम लोगों का fx, यानी कि समाकलन क्या होता है, अवकलन का विपरीत होता है। तो समाकलन लिखकर डैश दीजिए, हेडिंग बनाइए समाकलन। हेडिंग बनाइए समाकलन। समाकलन यानी इंटीग्रेशन। समाकलन क्या है, अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन का विपरीत यानी कि रिवर्स अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। यानी क्या हो जाएगा कि अवकलन और समाकलन का गुणनफल हमेशा एक होगा, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अर्थात पैराग्राफ चेंज करके अर्थात समाकलन तथा अवकलन का गुणनफल हमेशा एक होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आपका 5 है और 5 का रिवर्स यानी कि विपरीत क्या हो जाएगा, 1/5। अब लोग 5 गुना 1/5, मान लीजिए कि हम लोग का ये क्या है, अवकलन है और ये समाकलन है। समाकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है, यानी कि 5 का उल्टा 1/5। हम लोग जब गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। उसी प्रकार अवकलन तथा समाकलन का गुणनफल हमेशा 1 होगा। जिस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, किसी चर राशि के सापेक्ष निकालते थे, उसी प्रकार समाकलन भी किसी चर राशि के सापेक्ष निकालेंगे। तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है dx। इसी प्रकार y के सापेक्ष समाकलन, y के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ dy। इसी प्रकार t के सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। उसी प्रकार z के सापेक्ष, z के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dz। यानी कि जो भी आपको चर राशि बोला जाए उसके सापेक्ष समाकलन करने के लिए तो उसको ऐसे सूचित करेंगे। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग समाकलन का गणितीय परिभाषा देखते हैं। तो किसी भी दिए गए समाकलन को गणितीय रूप में निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। यानी कि कोई दिया गया समाकलन को हम लोग गणितीय रूप से कैसे परिभाषित करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि दिया गया है dfx dx, यानी fx का x के सापेक्ष समाकलन। तो कितना कितना होता है, f डैश x होता है समाकलन, अवकलन f डैश x होता है। हम लोग समाकलन निकालेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे dx। यहाँ पर dx लग जाएगा, जैसे अवकलन में क्या होता था, y का जब हम लोग अवकलन निकालते थे तो dy बाई dx हो जाता था। उसी प्रकार जब हम लोग fx का निकालेंगे समाकलन तो fx इंटू dx हो जाएगा, dx इंटू में चला जाएगा तो कितना होगा fx। इसी प्रकार मान लीजिए कि डी एफ वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई, यानी कि y को dy के सापेक्ष समाकलन, यानी कि एफ वाई को y के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा एफ वाई। उसी प्रकार डी एफ टी डी टी इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा एफ टी। अब हम लोग समाकलन के गुण कुछ देखते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या गुण है इसका। अब हम लोग समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण गुण को देखते हैं। आप लोग समाकलन के गुण लेकर हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग मान लेते हैं, मान लिया एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन है। तो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि एफ एक्स तथा जी एक्स का इंटीग्रेशन समाकलन डी एक्स के सापेक्ष करना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि बारी बारी से अलग कर देंगे। पहले एफ एक्स को लिखेंगे और फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह और फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। फिर दूसरा नंबर लिखेंगे।
अगर यही ए क्या माइनस चिन्ह के साथ जुड़ा हो, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स को एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। तीसरा नंबर होता है कि मान लीजिए कि एफ एक्स गुना के साथ जी एक्स के साथ जुड़ा हुआ हो, तो क्या बाहर में जब इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स गुना इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स होगा? नहीं, गुना में ऐसा नहीं होता है, केवल जोड़ और घटाव में ऐसा होता है, गुना में बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार भाग में भी नहीं होता है। अब चौथा नंबर प्रोसेस देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई जी एक्स इंटू डी एक्स, तो ये भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स भाग इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स, ये नहीं होगा। अब हम लोग पांचवा नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। पांचवा नंबर प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए किसी अचर संख्या k से एफ एक्स में गुना कर दिया जाए, यानी क्या, k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो k बाहर आ जाता है और एफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, जहां k एक अचर पद है। k क्या है, k एक अचर पद है। यहाँ k की जगह कुछ और हो तो जो अचर पद रहता है उसको बाहर कर देंगे और जो फंक्शन होता है उसका हम लोग केवल इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब हम लोग समाकलन के प्रकार को देखते हैं, यानी कि समाकलन को कितने भागों में बांटा गया है। तो इससे पहले हम लोग अवकलन को पहले देखते हैं। अवकलन में क्या करते थे, मान लीजिए एफ एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग निकालते थे, डी बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाता था, एफ डैश एक्स प्लस जीरो, यानी कि सी का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाता था। सी क्या है, जहां सी अचर पद है, जहां सी क्या है, सी नियतांक है, तो नियतांक का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता था ना। तो हम लोग जब इंटीग्रेशन एफ एस एक्स का निकालते हैं तो क्या एफ एक्स केवल आता है, तो ये सी कहाँ चला गया, यानी कि जो अचर पद है वो तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कौन सा अचर पद है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसमें सी जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जब एफ डैश एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एफ एक्स होता है और इसमें अपने से एक अचर पद सी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन करते वक्त मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ और के हो तो क्या हो जाता था, अचर पद का डिफरेंशिएशन शून्य हो जाता था। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन सा अचर पद था, इसीलिए हम लोग इसमें सी जोड़ देते हैं। लिखेंगे कि समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है। पहला नंबर अनिश्चित समाकलन। क्या होता है, अनिश्चित समाकलन।
दूसरा नंबर निश्चित समाकलन। दूसरा नंबर कौन सा होता है? निश्चित समाकलन। तो हम लोग अनिश्चित समाकलन लिखकर डैश दीजिए आप लोग। यानी कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं? अनिश्चित समाकलन या जिस समाकलन का मान अनिश्चित होता है, अनिश्चित यानी उसमें अचर पद सी को जोड़ा जाता है। जब हम लोग सी को जोड़ देंगे तो सी तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सी अचर पद है, तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। या अर्थात पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि जिस समाकलन का सीमाएं न दी गई हो। सीमाएं यानी मान लीजिए कि किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग f' dx, तो हमें दे देगा a से लेकर b तक b के बीच में करना है। यही अगर जिसमें सीमा नहीं दिया गया है उसको अनिश्चित समाकलन कहेंगे, और जिसमें सीमा दे दिया जाएगा कि हमें a से लेकर b तक करना है उसे निश्चित समाकलन कहेंगे। कॉमा उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। यानी कि हम लोग निश्चित और अनिश्चित समाकलन ज्ञात को पहचानने में अगर देखेंगे कि जिस समाकलन में हमें लिमिट नहीं दिया गया है, कि यानी कि हमें सीमा नहीं दिया गया कि यहां से यहां तक काउंट करना है, हमें इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन। और जिसमें हमें दे दिया जाएगा सीमा कि हमें a से लेकर b के बीच में ही इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। इसका मान निश्चित आएगा, यानी कि इसमें c नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा f' dx बराबर fx प्लस सी। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर निश्चित समाकलन लिखकर डैश देंगे कि निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। तो वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो। सीमाएं दी गई हो यानी कि लिमिट दिया गया है कि इतना के इतना बीच हम लोग को ज्ञात करना है, कॉमा निश्चित समाकलन कहते हैं। सीमाएं दी गई हो, कॉमा निश्चित समाकलन कहलाता है। यानी कि इसका मान निश्चित आता है, क्योंकि
इसका परिणाम निश्चित आता है, अतः इसके हल में इसके परिणाम में अचर पद सी नहीं होता है। निश्चित समाकलन यानी कि वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। क्योंकि इसका परिणाम निश्चित होता है, इसीलिए इसके परिणाम में अचर पद सी नहीं होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे एफ डैश एक्स है, इसको dx के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है और हम लोग को लिमिट दिया गया है कि a से b तक, यानी कि सीमा दिया गया है। तो कितना हो जाएगा एफ एक्स a से b तक, ये आपका लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट। ए आपका क्या है लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा, और बी क्या है अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा। इसका क्या हो जाएगा देखिए, इसका हल एफ बी माइनस एफ ए हम लोग बारी बारी से कर देंगे, यानी कि पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। हम लोग निश्चित तथा अनिश्चित समाकलन पढ़ चुके कि किसे कहते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग अब समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र देखते हैं। तो टाइप 1 में देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं कि डिफरेंस एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है ना। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन में x के पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर n बाई n। उसी प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन ex का करते थे तो क्या होता था ex। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स बराबर ए एक्स। अब e के पावर ए एक्स का करते थे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है a इंटू ई के पावर ए एक्स, इतना होता है ना। तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा e के पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा e के पावर ए एक्स बाई ए, यानी कि इसका विपरीत होता है। हम लोग देखते थे कि जो x के साथ गुना में होता था पहले, तो यहाँ पर गुना में आ जाता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में जो x के साथ जुड़ा हुआ होता है अचर पद वो भाग में आ जाता है। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log x। सब में c जोड़ा जाएगा ना। हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, इसीलिए सभी में c ऐड कर देंगे। अब ax का डिफरेंशिएशन कितना होता है a के पावर x log a बेस e होता है ना। अब हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा
एक के पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा एक के पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस सी, यानी कि ये क्या है आपका एक अचर पद है, ये एक्स के बाटा में चला जाएगा। अब छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष एक होता है। उसी प्रकार एक का डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा का एक्स हो जाएगा। अगर dx के जगह dy रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर z रहे तो उसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। तो सेकेंड टाइप में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। हम लोग माइनस यहां ना लिखकर इस माइनस को हम लोग यहां लिख देंगे या बराबर के उस साइड लिख देंगे। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। अब sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, इसीलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, यानी कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, इसीलिए cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cot x। अब cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ पर, तो cosec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec x इंटू cot x। क्या होता है cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, इसीलिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस cosec x, क्या हो जाएगा माइनस cosec x। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग टाइप थर्ड को देखते हैं। टाइप थर्ड, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना होता है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए इंटीग्रेशन 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यानी कि 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स।
अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसीलिए -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब tan x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसीलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। आप लोग इसको नोट कीजिए।